Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स स्टैंडर्ड 11th के अंदर बच्चों ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर बच्चों अकाउंटिंग का मीनिंग, कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स के अंदर आने वाले सब्जेक्ट बच्चों, ओवरऑल अकाउंटिंग का ओवरव्यू और अलग अलग टर्मिनोलॉजी, डिक्शनरी, वोकैबुलरी के वर्ड्स बच्चों हमने सीखना स्टार्ट किया है। तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को ये लेक्चर के अंदर बच्चों हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वर्ड असेट्स, जिसको नॉर्मल भाषा में बच्चों प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। Such economic resources which helps to generate income for the business are termed as assets। यानी ऐसी इकोनॉमिक यानी मॉनिटरी वस्तु बच्चों जो बिजनेस को इनकम जनरेट करने में मदद करे उसे असेट्स कहा जाता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू इज नोन एज असेट्स। यानी ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जिसे आप देख सको या ना देख सको बच्चों, जो बिजनेस के ऑनर की हो और जिसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो, इस प्रकार की एसेट्स बच्चों प्रॉपर्टी या असेट्स कहा जाता है। जैसे कि बच्चों हमारा क्लासेस है उसके लिए जो बिल्डिंग है, व्हाइट बोर्ड है, फैन, एसी, जो बच्चों मुझे क्लास चलाने में मदद करती है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज असेट्स। फिर बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो असेट्स के तीन प्रकार हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिटियस असेट्स। तो सबसे पहले बच्चों में समझाने जा रहा हूँ नॉन करंट असेट्स, जिसे दूसरी भाषा में फिक्स्ड असेट्स भी कहा जाता है। अब बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं पैराग्राफ में। द असेट्स which remain in the business for more than 1 year or for a long period of time are known as non-current assets। ऐसी एसेट्स बच्चों जो बिजनेस ने 1 साल से ज्यादा समय अपने पास रखी हुई हो बच्चों, ऐसी एसेट्स को बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि बच्चों बिल्डिंग, ध्यान कॉमर्स का जो बिल्डिंग है वो लगभग 15 साल से हमारे पास है, तो बिल्डिंग में रही हुई बच्चों नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंदर बच्चों दो प्रकार है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपको नॉन करंट एसेट्स के टाइप समझाने जा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स के अंदर बच्चों पहला प्रकार हम समझने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। लेफ्ट साइड पे बच्चों आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, टेंजिबल का मीनिंग समझाने जा रहा हूं मैं। द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स बच्चों जिसे आप देख सको, छू सको, उसे टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो बच्चों फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, जैसे कि एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, कार, लाइव स्टॉक, टूल्स, इक्विपमेंट। ये जो एग्जांपल है बच्चों वो 1 साल से ज्यादा समय बिजनेस ने अपने पास रखी हुई एसेट्स है, जिसे आप देख सकते हो, लैंड को आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो ये सब बच्चों बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। दैट इज कॉल्ड टेंजिबल लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड टाइप समझते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, आगे इसके अंदर आपको बहुत डीप में स्टडी करना है। मीनिंग समझते हैं। The assets which cannot be seen or touched are called intangible assets। ऐसी assets बच्चों जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते उसे कहते हैं intangible, अदृश्य मिलकत। एग्जाम्पल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये 4 एग्जाम्पल बच्चों आपको याद रखना है। अब बच्चों उसका आप पिक्चर भी राइट साइड पे देख सकते हो। तो गुडविल कैसे कह सकते हो बच्चों, तो गुडविल का एग्जाम्पल समझना तो उसे कहा जाता है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि बच्चों डोमिनोज, मैकडोनाल्ड्स, ध्यान कॉमर्स, डीमार्ट, थम्स अप, पेप्सी, एप्पल, ये सब ब्रांडेड कंपनियां बच्चे। तो ब्रांडेड बिजनेस हमेशा बाकी बिजनेस से ज्यादा अर्निंग करता है, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस। उसके बाद पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बच्चों कई बार कोई साइंटिस्ट द्वारा इन्वेंशन किया जाता है, कोई फॉर्मूला बनाया जाता है तो उसके पेटेंट लिए जाते हैं, जिसके कारण वो फॉर्मूला कोई और यूज ना कर पाए। उसके बाद बच्चों कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जैसे ध्यान कॉमर्स का लोगो है बच्चों या एप्पल का लोगो है, उसका कॉपीराइट कंपनी ने ले लिया हो तो और कोई कंपनी या बिजनेस वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर सकती है। पर जब बच्चों कॉपीराइट और ट्रेडमार्क या पेटेंट्स आप बेचते हो तो आपको पैसे रियलाइज होते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड,
बट इट विल रियलाइज द वैल्यू, उसकी वैल्यू रियलाइज होती है व्हेन यू सेल द इंटेंजिबल असेट्स। अब बच्चों नॉन करंट असेट्स के दो टाइप समझने के बाद सेकेंड टाइप समझते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स, और उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म असेट्स। पैराग्राफ में बच्चों मीनिंग समझते हैं। द असेट्स which are there in the business for less than 1 year period or 1 year period or short term period are known as current assets। ऐसी assets बच्चों जो बिजनेस के अंदर 1 साल से कम समय हमने अपने पास रखी हुई हो, that is called current assets। they can be easily converted into cash। इसके एग्जांपल है बच्चों कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिबेंचर। अब बच्चों इसके अंदर स्टॉक आप इजीली समझ सकते हो, जैसे कि आपने बच्चों 10,000 पेन का प्रोडक्शन किया है, पेन बेचने का बिजनेस है, अब उसमें से 2,000 पेन स्टॉक में पड़ी हुई है बच्चों, तो वो कभी भी आप सेल कर सकते हो। ऐसा हो सकता है 1 महीने के बाद सेल हो जाए, 2 महीने के बाद सेल हो जाए। तो इस प्रकार का जो भी एसेट्स है बच्चों वो 1 साल के कम समय तक हमारे पास रखा हुआ होता है, 1 साल के अंदर ही उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। Now we are taking first important part of current assets, that is called liquid assets। नाम से पता चल रहा है बच्चों लिक्विड यानी जो पानी के स्वरूप में जो बहता जाए। पैराग्राफ में समझते हैं, लिक्विड एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट। लिक्विड एसेट्स को बच्चों करंट एसेट्स की सब कैटेगरी कहा जाता है। अब उसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स में से बच्चों स्टॉक्स को एक्सक्लूड कर दो तो आपको लिक्विड एसेट रिसीव होगा। These assets can be converted into cash quickly, यानी शॉर्ट में बच्चों आपको समझना हो तो लिक्विड एसेट्स यानी ऐसी एसेट जिसको आप क्विकली कैश में कन्वर्ट कर पाओ, इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म पीरियड असेट्स। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। डेटर यानी आपका ग्राहक बच्चों, सपोज आपने उसको उधार माल बेचा हो तो वो क्विकली आपको कैश दे सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट्स। उसके बाद समझते हैं बच्चों रियल एसेट्स। रियल एसेट्स के अंदर पैराग्राफ में उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। राइट साइड पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। रियल एसेट्स मींस असेट्स दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी, यानी ऐसी एसेट्स बच्चों जिसकी सही में वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। दीज एसेट्स हैव मार्केट प्राइस, दिस मीन्स इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, यानी वो एसेट्स की बच्चों वैल्यू रियलाइज होती है। दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसी एसेट्स को बच्चों आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। In these assets, tangible, intangible and current assets are included, यानी real assets के अंदर बच्चों long term assets, fixed assets, current सारी assets को include किया जाता है। From sale of such assets, if money can be realized, then they are known as real assets। ऐसे assets बेचने से बच्चों money realize होता है, that is why it is called real assets। Through sale of real assets, such cash can be procured, यानी real assets बेचने से बच्चों cash generate हो सकती है। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ थर्ड एसेट्स का टाइप, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स या उसे फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। सेकंड लैंग्वेज में बच्चों कई टीचर्स उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं बच्चों। तो ये एसेट्स का प्रकार समझना थोड़ा टफ है बच्चों, पर आप लोग कॉन्सेप्ट खाली याद रखना, मैं आपको पैराग्राफ में समझा रहा हूँ। सच एसेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर which benefit the business for a long term period of time are termed as fixed assets। ऐसी assets बच्चों जिसके अंदर वास्तव में कोई assets ही नहीं है, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर किया होता है और वह एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए रिसीव हो बच्चों, तो उसे बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अंडरटेकन बाय अ बिजनेस टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बच्चों सपोज आपने लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया हो, और सर्विस विच शैल बेनिफिट द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, सपोज 4-5 के साल के लिए बच्चों आपको बेनिफिट हो इस प्रकार से आपने बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जैसे बच्चों बिजनेस ओपन करो, अब नया बिजनेस करो तो उसका इनॉग्रेशन करो बच्चों, वो टाइम पे जो एक्सपेंस किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट सालों साल मिलता रहता है। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों समझेंगे अनदर मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। सही में बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इज जीरो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी बच्चों जीरो होती है। These assets cannot be converted into cash। ऐसी assets को बच्चों कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। This is non recurring expense, ये एक प्रकार का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है बच्चों, बार बार नहीं होता।
द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। इस प्रकार का जो भी एक्सपेंस है बच्चों उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय मिलता है। दिस अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन सर्टेन ईयर, थस सोन एज असेट्स। तो ऐसे एक्सपेंसेस को बच्चों प्रोपोर्शनेट ईयरली राइट ऑफ किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न और शोन इन असेट साइड। तो बच्चों फिक्स्ड एसेट्स यानी एक प्रकार का लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है बच्चों, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है। तो ये बच्चों आपको बेसिक याद रखना है। आगे जैसे जैसे आप कॉमर्स में आगे बढ़ते जाओगे, अकाउंट पढ़ते जाओगे बच्चों, वैसे ही आपको फिक्टिटियस असेट समझ आने लगेगा। नाउ वी आर टेकिंग अनदर टर्मिनोलॉजी, रिसिप्ट। जनरली बच्चों आपने कॉलेज या ट्यूशन की या यूनिवर्सिटी की फीस भरी होगी, वो टाइम पे बच्चों आपको रिसिप्ट दी जाती है। कोई भी फीस पेड करो, सामने वो लोग रिसिप्ट देते हैं कि आपने इस प्रकार से फीस भरी है, उसका चालान देते हैं बच्चों। तो रिसिप्ट का मीनिंग बिल या बच्चों एविडेंस होता है, पर यहाँ बच्चों अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में रिसिप्ट का मीनिंग होता है इनकम। जब भी बिजनेस में बच्चों इन द टर्म्स ऑफ मनी कोई इनकम रिसीव होती है बच्चों, उसे रिसिप्ट्स कहा जाता है। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। When money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipts। तो बच्चों मनी जब रिसीव होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उसे बच्चों रिसिप्ट कहा जाता है। जनरली बच्चों रिसिप्ट्स के दो टाइप्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहला समझते हैं बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे वर्ड है बच्चों, कैपिटल वर्ड से आपको याद आएगा बिजनेस का ऑनर जो बिजनेस में लाता है वो कैपिटल नहीं बच्चों, यहाँ कैपिटल रिसिप्ट में आपको बिजनेस के ऑनर की कैपिटल नहीं समझनी है। पैराग्राफ में उसे समझते हैं। The receipts which are not received frequently or regularly are known as capital receipts। जो भी इनकम बच्चों आपको रेगुलर बेसिस पे ना रिसीव हो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। These receipts occur on sale of assets, borrowing money from bank, etc। जब भी कोई बच्चों असेट्स बेची जाए या बैंक से मनी बोरो किया जाए, तब जो अमाउंट रिसीव होती है बच्चों उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। जैसे बच्चों आपने एक बिल्डिंग बेची बच्चों 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए रिसीव हुए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। वो बार बार आप बिल्डिंग नहीं बेचोगे बच्चों, इस बार कैपिटल रिसिप्ट मात्र एक बार या बहुत सालों के बाद जनरेट होती है। सेकंड समझते हैं बच्चों उससे रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, या इसे कहा जाता है रेवेन्यू इनकम। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, द रिसिप्ट्स विच अकर रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी रेगुलर बेसिस पे जो भी बिजनेस में इनकम होती है बच्चों उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा। तो बिजनेस बच्चों ट्रेडिंग करता है गुड्स का, तो अगर आप गुड्स बेचते हो और इनकम रिसीव हो तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, जो रेगुलर बेसिस पे हर महीने हर साल बच्चों रिसीव होती है। रिसिप्ट की टर्मिनोलॉजी और वर्ड समझने के बाद बच्चों अनदर टर्मिनोलॉजी हम समझने जा रहे हैं, पेमेंट्स। तो रिसिप्ट की तरह ही बच्चों पेमेंट का मीनिंग हमें समझना है, मनी पेड ड्यू टू कंसीक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज नोन एज पेमेंट। तो बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई भी मनी हमने बिजनेस में से पेमेंट किया हो तो उसे पेमेंट्स कहा जाता है। पेमेंट्स के दो टाइप्स है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू पेमेंट। तो पहला समझते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट जो रेगुलर बेसिस पे बच्चों पेड नहीं होता। फिर भी बच्चों पैराग्राफ में डीप में समझते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड on the purchase of fixed assets such as building, land, machinery, furniture, etc. are termed as capital expenditure। यानी कोई भी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने के लिए बच्चों जो भी खर्चा होता है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, एक बार होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंसेस आर इरेगुलर नेचर, इट इज नॉट अकर रेगुलरली, दिस पेमेंट्स डू नॉट अकर रेगुलर बेसिस। तो बच्चों सेम कैपिटल रिसिप्ट की तरह है, आपके सामने वर्ड आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सेकंड मीनिंग समझते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट। पैराग्राफ में बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे बच्चों रिसिप्ट रेगुलर बेस पे होते हैं वैसे ही द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस which benefit the business to its activity smoothly
एंड कंटिन्यूसली आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी जो बच्चों रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है जो बिजनेस को मदद करता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वर्कर सैलरी, वेजेस टू एम्प्लॉय, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंस एक्सेट्रा, यानी बिजनेस में जो रूटीन डे बाय डे खर्च होते हैं बच्चों, उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कह सकते हैं। Now we are taking another terminology that is called profit or gain। बच्चों जब हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था तभी आपको समझाया था कि बिजनेस के लिए जो एक्टिविटी की जाती है बच्चों, वो एक्टिविटी में मेन पर्पस होता है प्रॉफिट का इनकम अर्न करना। तो बच्चों प्रॉफिट के बिना कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल इनकम, एनी सरप्लस लेफ्ट इज नोन एज प्रॉफिट। तो बच्चों टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो लेफ्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इन अकाउंट्स प्रॉफिट इज कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर बच्चों उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है और उसे रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहा जाता है। अनदर मीनिंग समझते हैं बच्चों, और फिर मैं एग्जांपल भी समझता हूँ। द अमाउंट अर्न बाय सेलिंग द गुड्स or services at a higher price than its cost price is termed as profit। जब भी बच्चों बिजनेस यूनिट गुड्स की कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस ज्यादा रख के उसे बेचे तो जो डिफरेंस अराइज होगा उसे प्रॉफिट कहते हैं। एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹10,000, कॉस्ट प्राइस इज सोल्ड एट अ सेल्स प्राइस ऑफ ₹12,000, देन प्रॉफिट विल रिसीव 2,000। तो बच्चों 10,000 रुपए में खरीदा हुआ गुड्स या बनाया हुआ गुड्स अगर हम 12,000 में बेचते हैं तो जो डिफरेंस अराइज होगा बच्चों 2,000, उसे हम प्रॉफिट कह सकते हैं। अब बच्चों गेन और प्रॉफिट जनरली एक ही होता है, पर आपको अलग से गेन का मीनिंग समझना तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। When fixed assets like land or building is sold at a higher price than its purchase price, then it is termed as gain। तो जब भी कोई लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स बच्चों हायर प्राइस से सेल करोगे और प्रॉफिट अराइज हो तो उसे गेन कहा जाता है। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट का पहला टाइप्स पर समझते हैं बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट। इन पैराग्राफ में मीनिंग समझते हैं। द प्रॉफिट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस और रिसीव्ड ऑन बेसिस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट्स कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट बच्चों जो रेगुलर बेसिस पे रिसीव ना हो या कोई फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर सोल्ड करने से जनरेट हुआ हो बच्चों, तो उसे हम कह सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट। नाउ सेकंड टाइप देखते हैं बच्चों प्रॉफिट का, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। पैराग्राफ में मीनिंग समझते हैं बच्चों। रेवेन्यू का मीनिंग रेगुलर बेसिस। पैराग्राफ में द प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। यानी जो रेगुलर बेसिस पे हो बच्चों बिजनेस के ट्रेडिंग में से यानी परचेज और सेल में से जनरेट हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। इट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट बिजनेस का रेगुलर प्रॉफिट कह सकते हैं। उसके बाद सेम बेस पे बच्चों ऑपोजिट वर्ड समझते हैं लॉस या डेफिसिट, जिसको पैराग्राफ में मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। इफ आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल इनकम the surplus is negative, then it is known as loss। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, expenses are more than income, it is called loss, this is called revenue loss। deficit word is popular for loss in practice। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों अगर बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है बच्चों वो इनकम से ज्यादा हो जाए तो इन दिस कंडीशन जो डिफरेंस अराइज होता है दैट इज कॉल्ड लॉस। अब उसके अंदर बच्चों पहला टाइप समझते हैं लॉस का, कैपिटल लॉसेस। सेम बच्चों टर्मिनोलॉजी आज एक ही जैसी आ रही है। द लॉस विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस और रिसीव्ड ऑन बेसिस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। यानी ऐसा लॉस बच्चों जो रेगुलर बेसिस पे ना हो या कोई फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग फर्नीचर बेचने से हो तो उसे कहा जाता है कैपिटल लॉस। बच्चों आप देख रहे हो हर एक में सेम प्रकार का वर्ड है, कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल लॉस, कैपिटल एक्सपेंसेस। तो बच्चों आप लोग ओवरव्यू कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करना, ये डीप में बच्चों हर एक टॉपिक में पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। बी उसके बाद समझते हैं बच्चों सेकंड टाइप रेवेन्यू लॉसेस। द लॉस विच इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। यानी बिजनेस का जो रेगुलर बेसिस पे बच्चों परचेज और सेल में लॉस होगा उसे रेवेन्यू लॉस कहा जाता है। इट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट लॉस।
नाउ वी आर टेकिंग अनदर टर्मिनोलॉजी बच्चों, जिसका हेडिंग है परचेज। जनरली बच्चों हम बाजार में से कुछ सामान खरीदते हो तो उसे परचेज बोला जाता है। वैसे ही बच्चों बिजनेस के अंदर परचेज का मीनिंग समझते हैं। A businessman purchase the goods or service which are used for trading. Purchase of that goods and service is treated as a purchase in accounting. यानी बिजनेस का मालिक बिजनेस में बच्चों ट्रेडिंग करने के लिए जो भी गुड्स परचेज करता है उसे परचेज कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सपोज आपकी मोबाइल शॉप है, आपने मोबाइल बेचने के लिए बच्चों 100 मोबाइल होलसेल में से परचेज किए तो दैट इज कॉल्ड परचेज। पर बच्चों सपोज आपने मोबाइल शॉप के अंदर जाने के लिए, घर से मोबाइल शॉप तक जाने के लिए एक एक्टिवा परचेज किया बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड असेट्स प्रॉपर्टी। इट इज नॉट कॉल्ड परचेज। यानी परचेज बच्चों बिजनेस का ट्रेडिंग पर्पज से यूज होना चाहिए। उसके बाद का नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बच्चों परचेज का रिवर्स, परचेज रिटर्न। पैराग्राफ में बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं। The goods which are found to be defective or out of order or of inferior quality are returned to the suppliers. This is known as परचेज रिटर्न। तो जब भी बच्चों गुड्स डिफेक्टिव हो या आउट ऑफ ऑर्डर हो या खराब क्वालिटी का हो तो हम सप्लायर या मर्चेंट को गुड्स रिटर्न करते हैं, जिसे कहा जाता है बच्चों परचेज रिटर्न। अब बच्चों परचेज एंड परचेज रिटर्न के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम समझने जा रहे हैं, सेल्स वर्ड बच्चों। जनरली बच्चों जब भी हम बिजनेस में से कोई माल बेचते हैं उसे सेल बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। अब मीनिंग समझते हैं। अ बिजनेसमैन सेल्स द गुड्स और सर्विस ऑफ अ बिजनेस which are used for trading in business. Sales of that goods and service is treated as a sales in accounting. यानी बिजनेसमैन द्वारा बच्चों बिजनेस में जो भी गुड्स ट्रेडिंग के लिए परचेज किया हो वो गुड्स बच्चों सेल किया जाए तो उसे सेल्स कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम ऑफ बिजनेस। उसके बाद का वर्ड है बच्चों सेल्स रिटर्न। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं। The goods sold are received back from the customers. इट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। तो जब कोई गुड्स बच्चों कस्टमर को बेचने के बाद कस्टमर द्वारा कोई रीजन थ्रू गुड्स रिटर्न किया जाए, मे बी इंफीरियर क्वालिटी और मे बी डिफेक्टिव गुड्स हो, तो ऐसा गुड्स जब कस्टमर रिटर्न करे बच्चों तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। उसके बाद का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टॉक या गुड्स। अब बच्चों ये जो चार टर्मिनोलॉजी कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे मैं आपको स्टॉक समझा देता हूँ। सपोज बच्चों आपकी मोबाइल की शॉप है, आपने मोबाइल की शॉप के लिए 100 मोबाइल्स परचेज किए हैं, जिसमें से बच्चों आपने 80 मोबाइल सेल कर दिए। तो अब बच्चों 100 में से 80 सेल करने के बाद जो अनसोल्ड 20 मोबाइल आपकी शॉप में बचा हुआ है उसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ मोबाइल। अब बच्चे जो एग्जाम्पल है उसको मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं। Businessman purchases goods for trading. Goods which remain unsold from those goods is known as stock. Businessman ने जो भी goods खरीदा है बच्चों उसमें से जो भी unsold बाकी रहा है उसे stock कहा जाता है। स्टॉक के अंदर भी बच्चों दो प्रकार है। पहला प्रकार समझते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। पैराग्राफ में उसका मीनिंग समझते हैं। द स्टॉक विच इज इन द बिजनेस on the first day of the accounting year is termed as opening stock. बिजनेस के अंदर बच्चों जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल को, तो पहली तारीख पे बच्चों जो भी आपके पास गुड्स बचा हुआ उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक के अंदर बच्चों हम समझने जा रहे हैं सेकेंड टाइप्स, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग बच्चों the stock which remains unsold at the end of the accounting year is termed as closing stock. तो बिजनेस के अंदर बच्चों साल के अंत में जो भी अनसोल्ड गुड्स यानी जो सेल नहीं हुआ बचा हुआ गुड्स है बच्चों उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों कॉस्ट। टोटल एक्सपेंस फॉर प्रोड्यूसिंग आइटम इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा होता है बच्चों उसे कॉस्ट कहा जाता है। इट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो जनरली बच्चों जो भी आइटम प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूस करने का जो भी खर्च आपने किया हो, जैसे आपको एक पेन प्रोड्यूस करनी हो बच्चों तो पेन बनाने के लिए आप मटेरियल लाए, वर्कर से काम करवाया, फैक्ट्री का रेंट जोड़ा, इलेक्ट्रिक बिल दिया बच्चों, ये सब एक्सपेंसेस का टोटल करोगे तो आपको कॉस्ट रिसीव होगा। कॉस्ट के अंदर बच्चों प्रॉफिट और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। कॉस्ट के अंदर मात्र बच्चों प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। आगे बच्चों पढ़ोगे तब कॉस्ट वर्ड डीप में आएगा। और 19 वर्ड है बच्चों वाउचर। वाउचर को सिंपल भाषा में बोला जाता है बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस या प्रूफ। पैराग्राफ में बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं।
इट इज रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस। वाउचर्स या बिल बच्चों एक बिजनेस का रिटर्न डॉक्यूमेंट है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। इट इज एन एविडेंस और प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है बच्चों उसका प्रूफ है, ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझे बच्चों, जैसे आप बैंक में जाते हो, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो कैशियर आपको बैंक का जो भी रिसिप्ट होगा या स्लिप होगा उसका हाफ कट करके आपको देते हैं। डीमार्ट में आप गए, आपने 15,000 का गुड्स खरीदा, तुरंत बच्चों गुड्स का बिल डीमार्ट आपको देती है। आपने मोबाइल परचेज किया, बिल आपको देती है। क्यों? तो हर एक बिजनेस यूनिट कोई भी परचेज या सेल के ट्रांजेक्शन में बच्चों एविडेंस प्रूफ के तौर पे रिसिप्ट या बिल्स देते हैं, जिसे वाउचर कहा जाता है। तो यहाँ तक बच्चों हमने मोस्ट प्रॉब्ली 90% टर्मिनोलॉजी कवर कर ली है बच्चों। और बाकी बची हुई जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। वहां तक रखते हैं बच्चों, मेहनत करते रहो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज करके अच्छा रिजल्ट लाओ। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.